हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था और साथ में जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के और एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इन सारी चीज़ों की बात की थी। तो आज की क्लास में बच्चों हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरान फैमिली एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरान फैमिली एलिमेंट्स की, तो जैसा कि आप जानते हो बोरान फैमिली में सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है? बोरान होता है। उसके बाद उसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, उसके बाद थैलियम। तो इस ग्रुप में जो थर्ड ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट एलिमेंट बोरान है, इसलिए इसको बोरान फैमिली कहा जाता है। और बोरान की साइज़ काफ़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बोरान एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है, मतलब इसका जो नेचर होता है वो नॉन मेटल होता है और साथ में एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ये काफ़ी हार्ड भी होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। बोरान के कई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, जिस तरीके से कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आपने पढ़ा होगा 10th में, डायमंड और ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, ये सब होते हैं। उसी तरीके से बोरान के भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरान हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो बोरान होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस एंथैल्पी की वजह से। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है। एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, अगर हम बोरान के अलावा अदर मेंबर्स की बात करें जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सभी जो मेटल्स होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एंड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, ठीक है, एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरान टू थैलियम। अगर हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो इस ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इसमें डाउन द ग्रुप आने पे जो डेंसिटी होती है, एलिमेंट्स की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, एटॉमिक साइज। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के टर्म में अगर हम सबसे पहले बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान फैमिली एलिमेंट्स की, तो जैसा कि आप जानते हो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरान, बोरान की स्मॉल साइज होने की वजह से द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज़ वेरी हाई। अगर हम इसके स्टार्टिंग के 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को अगर सम करें तो ये काफ़ी हाई होता है, ठीक है। बोरान फैमिली, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे और उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इसके फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ का जो सम होता है, वैल्यूज़ का जो सम होता है वो काफ़ी हाई होता है एंड दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है? +3 आयंस में। कहने का मतलब बोरान का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, इसीलिए बोरान फैमिली को ट्राईवैलेंट भी कहा जाता है। दीज आर ट्राईवैलेंट इन नेचर, ट्राईवैलेंट इन नेचर। इट मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फोर्स्ड इट टू फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। और बोरान जो होता है, बोरान के जो कंपाउंड्स होते हैं ये इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसे कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। अब देखो बच्चों, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स NS, यहाँ पे क्या है? NS इलेक्ट्रॉन्स टाइटली एंड देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बोरान फैमिली की, तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, जैसे मान लो ये बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया।
अब बोरान की साइज़ छोटी होगी, एल्युमिनियम की साइज़ थोड़ी बड़ी होगी, गैलियम की साइज़ इससे बड़ी होगी, इंडियम की साइज़ इससे बड़ी होगी और थैलियम की साइज़ सबसे बड़ी होगी। अब देखो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसा कि आप जानते हो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाउन द ग्रुप आने पे जो सबसे करीब, देखो न्यूक्लियस के सबसे करीब जो सेल होता है वो एस सेल होता है, सॉरी एस सब सेल होता है। मतलब एन एस सेल सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के। इसके बाद एन पी आता है, इसके बाद n-1 डी आता है, उसके बाद n-2 एफ आता है। कहने का मतलब जो एफ सब सेल होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है और डी भी काफ़ी दूर होता है, पी भी थोड़ा दूर होता है, लेकिन एस जो सब सेल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होते हैं। और जब डाउन द ग्रुप हम आते हैं, जैसा कि आप जानते हो डाउन द ग्रुप आने पे बोरान में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 5 होगा, एल्युमिनियम में 13 होगा, गैलियम में आपका 31 होगा, इंडियम में 49 होगा, थैलियम में जनरली 81। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये एस इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एन एस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेगा। डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो एस इलेक्ट्रॉन है, एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्डिंग में। मतलब जो न्यूक्लियस होता है एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से होल्ड करता जाता है, जिसकी वजह से वो ईजिली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता बॉन्डिंग में, उनका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और जब एन एस इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, तो इस तरह के इफ़ेक्ट को इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहा जाता है। जैसा कि आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, एक टर्म होता है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि द इनर्टनेस ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स बॉन्डिंग, जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो इस तरह के इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, मतलब कहने का कि ग्रुप का, हर एक ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट होगा, हर ग्रुप में नहीं, एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट कुछ ही लिमिटेड ग्रुप में होता है, जैसे थर्ड ग्रुप बोरान फैमिली में, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, ये 3 ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करता है। तो इन तीनों फैमिलीज़ के जो लास्ट एलिमेंट होते हैं उन पे इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा वर्क करता है। और जब ध्यान से समझो, अब इन सारे थर्ड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, NS2 NP1 होता है। तो कहने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3। तो इसका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। लेकिन थैलियम, जब थैलियम में NS में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में केवल NP का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। NS का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है इन द केस ऑफ थैलियम। ठीक है, केवल NP का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। इसी वजह से थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि थैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप बताएंगे इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, थैलियम +3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं होगा, कुछ ही सेकेंड्स के लिए हो सकता है, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके जो कंपाउंड्स होंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले थैलियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस
पॉइंट्स में बताई गई हैं, इसको आप समझ सकते हो जो भी चीज़ें हमने बताई। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आप जान लो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स में बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। कहने का मतलब जब इनर्ट पेयर इफेक्ट जहाँ पे वर्क करेगा उस कंडीशन में केवल पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि एनएस का इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एनएस के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनफैक्ट इन गैलियम इंडियम थैलियम बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व्ड। तो अगर हम देखें गैलियम एलिमेंट्स की बात करें, इंडियम एलिमेंट्स की बात करें, थैलियम एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो इन तीनों एलिमेंट्स में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो ये तीनों एलिमेंट्स +1 और +3 इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फॉर हैवियर एलिमेंट्स। कहने का मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा थैलियम में होती है, उसके बाद इंडियम में होती है, और उसके बाद सबसे कम गैलियम में होती है, और सबसे कम एल्यूमिनियम में होती है। कहने का मतलब है जो ऑर्डर आप देख रहे हो ये किस टर्म में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इनका ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल थैलियम में होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे कम इंडियम में, उससे कम गैलियम में, और उससे कम एल्यूमिनियम में। लेकिन अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल बोरान होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरान सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, उसके बाद गैलियम होगा, उसके बाद इंडियम होगा, और सबसे कम थैलियम होगा विथ रिस्पेक्ट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, उसको ध्यान से समझ लो। इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, थैलियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, मतलब थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी डोमिनेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेयर एज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में विच वन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो आप बताएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस कंपाउंड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा, और +1 में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर मोर आयनिक इन नेचर एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 और +3, +1 की कंडीशन में मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा आयनिक नेचर के होंगे, उनमें आयनिक कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स, बोरान फैमिली के ऐसे कंपाउंड्स जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि किस तरीके से बोरान ट्राइक्लोराइड NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें आप देखोगे NCERT बुक में भी दिखाया हुआ है। एक्चुअली जो BCl3 मालिक्यूल होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और NH3 इलेक्ट्रॉन रिच मालिक्यूल होता है। इलेक्ट्रॉन रिचनेस या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या फिर पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह के स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और NH3 में अगर हम देखें, जैसे बोरान में अगर देखें तो इसका वैलेंसी 3 है, ठीक है, कहने का मतलब कि इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल हम काउंट करेंगे तो 6 आएंगे, क्योंकि 3 तो बोरान के पास होता ही है, और 3 ये Cl से लेगा, एक Cl से लेगा, तो टोटल 6 होगा। कहने का मतलब BCl3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसी वजह से BCl3 मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल होता है, और ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। अब NH3 में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बताता है। और साथ में किसी एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी हमें इलेक्ट्रॉन के रिचनेस को बताता है। साथ में अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो भी वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। वैसे जनरली जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है उसे इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं बोलते, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब लोन पेयर कंटेनिंग या नेगेटिवली चार्ज्ड कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप देखिए BCl3 का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोरान का sp2 होता है और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे। अब अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल शेप होगा। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करता है इस तरीके से। तो आप देखोगे BCl3 मॉलिक्यूल जो है आपका, ठीक है, BCl3 मॉलिक्यूल से NH3 इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोडक्ट को हम एडक्ट बोलते हैं, ADDUCT, एडक्ट। ठीक है, एडिशन से बना हुआ प्रोडक्ट, दैट इज एडक्ट। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आप जान लो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो वेपर फेज में स्ट्रक्चर जनरली जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है डाइमेरिक होता है। एक्चुअली एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जब भी स्ट्रक्चर पूछा जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड का, तो ऐसा नहीं कि आप बस Al से 3 Cl कनेक्ट कर दिए बस हो गया। ठीक है, जब वेपर फेज में एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप हमेशा डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे डाइमेरिक स्ट्रक्चर, डाइमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al2Cl6 मॉलिक्यूल में। और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे इसको आप देख लो। ठीक है, एल्युमिनियम, दोनों एल्युमिनियम को हम सेंटर में रखेंगे, उसके बाद इन एल्युमिनियम से 3 Cl को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो अब देखो जो बीच वाला Cl है इसको भी हम एल्युमिनियम से कनेक्ट करते हैं, और जो बीच वाले एल्युमिनियम के दोनों एल्युमिनियम के बीच में जो Cl है, ठीक है, ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्लोरो ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरो ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, दिस इज क्लोरो ब्रिज, और इन्हीं क्लोरीन के ब्रिज की वजह से दोनों एल्युमिनियम एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें, यहाँ पे एल्युमिनियम Cl Al Cl, मतलब यहाँ पे अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो 79 डिग्री होता है, जबकि Al Cl Al बॉन्ड एंगल 101 डिग्री होता है। ठीक है, और ये तो ब्रिज्ड क्लोरीन के एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिज्ड क्लोरीन के एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर टर्मिनल क्लोरीन की बात करें हम, टर्मिनल क्लोरीन कहने का मतलब टर्मिनल क्लोरीन एल्यूमिनियम टर्मिनल क्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 118 डिग्री होगा। ठीक है, देखो ये जो 4 क्लोरीन एटम हैं साइड में, ठीक है, इन्हें टर्मिनल क्लोरीन कहा जाता है, और दोनों एल्युमिनियम के बीच में जो ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्लोरीन, इन्हें ब्रिज्ड क्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली Cl लिखा है तो ब्रिज्ड क्लोरीन कहा जाता है, Cl लिखा है तो इसको टर्मिनल क्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, तो टर्मिनल Al Cl बॉन्ड एंगल 118 डिग्री, इसको याद रखना। और जो आपका टर्मिनल Al Cl बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब Al से कनेक्टेड टर्मिनल Cl बॉन्ड लेंथ जो होगी वो 206 पिकोमीटर होगी, जबकि ब्रिज्ड Cl और Al बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 221 पिकोमीटर होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको आप ज़रूर बना लेंगे अपने फेयर कॉपी में, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दूं कि जब भी बोरान की हाइड्रोलिसिस की जाती है, जैसा कि हमने बताया था कि बोरान जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो टेट्रा हाइड्रोक्सी
टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट थर्ड आयन का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंटेनिंग कंपाउंड से बना पाता है। अब देखो, अगर मान लो बोरान वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, BOH4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब कि बोरान के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है, जनरली 3 होते हैं, और एक एक्साइटेड जब होता है पी ऑर्बिटल में जाता है तो इस तरीके से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो ये केवल 4 OH माइनस को एकोमोडेट कर पाता है। इसी वजह से ये डज नॉट एक्सीड मोर देन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन बोरान के अलावा अदर एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम हो गया तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए डज एक्सीड मोर देन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इस वजह से बोरान या फिर बोरान केवल टेट्रावैलेंट ही होता है, जबकि एल्युमिनियम, जब एल्युमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम हेक्सावैलेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये कितने वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, 6। तो AlH2O6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3+ आयन, तो इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है, जो कि क्या होता है, ये ऑक्टाहेड्रल नेचर का होता है। ऑक्टाहेड्रल को OH से शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल होता है, और जबकि बोरान का जो कंपाउंड होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो बोरान के कंपाउंड में बोरान की हाइब्रेशन स्टेट sp3 होगी, जबकि इस कंपाउंड में एल्युमिनियम की हाइब्रेशन स्टेट sp3d2 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम 11.1 दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, इसको आप देख लेंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट क्लास में या तो फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप देख लो, या तो नेक्स्ट क्लास में इन सारी और पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैव अ गुड डे।